हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्वर संधि के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है, अपने चैनल पर हिंदी की नियमित क्लासेज चल रही हैं और उन हिंदी की नियमित क्लासेज में दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो संधि का चल रहा है। संधि के उसी टॉपिक में आज हम पढ़ाएंगे स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, संधि की एक क्लास हमारी हो चुकी है और उससे भी पहले वर्ड विचार और भाषा से संबंधित जो क्लासेस थी वो हो चुकी हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर हिंदी व्याकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, उस प्लेलिस्ट में संपूर्ण हिंदी की क्लासेज एक तरफ से यानी एक साइड से आप देख सकते हैं, नंबर 1 से देख सकते हैं। दोस्तों अब तक हिंदी की लगभग दोस्तों 20 क्लासेज हो चुकी हैं और ये 20 क्लासेज के बाद में दोस्तों हमारी 21वीं क्लास है। दोस्तों टॉपिक की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को आप शेयर किया करेंगे। हाँ, हिंदी की नियमित क्लासेज चल रही हैं और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य करें और लाइक अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने टॉपिक स्वर संधि की तरफ। देखिए स्वर संधि यानी आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है दोस्तों वो है स्वर संधि है। और स्वर संधि के अगर बारे में बात करें तो दोस्तों मैंने कल आपको बता दिया था कि स्वर संधि में क्या होता है, स्वर का स्वर से मेल होता है। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जहाँ पे जब दो स्वरों का मेल आपस में हो जाए, दो स्वरों का योग आपस में हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों, परिभाषा पढ़ेंगे कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है। अगर इसकी परिभाषा देखें दोस्तों, स्वर संधि की परिभाषा, तो स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों कि दो स्वरों का मेल होता है। क्या होता है दोस्तों, स्वर संधि में हम कह सकते हैं कि दो स्वरों के मेल या योग से, मेल या योग से जो विकार विकार का मतलब दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैंने कल बतला दिया है क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन होता है। यहाँ हम इसको क्या कह सकते हैं, बदलाव कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, बदलाव कह सकते हैं। यानी दो स्वरों के मेल या योग से, यानी मेल का मतलब होता है दोस्तों योग भी कह सकते हैं, मेल भी कह सकते हैं, मिलाप भी कह सकते हैं, मित्रता भी कह सकते हैं, जोड़ भी कह सकते हैं। तो योग से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, जो घुंडी वाले वर्ड होते हैं उनके ऊपर कभी सिरों रेखा नहीं गुजरती, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट समझाता हूँ कि स्वर संधि में होता क्या है दोस्तों। कि स्वर संधि में दोस्तों मैंने कल आपको बताया था, एक हमारा योग चिन्ह होता है। क्या होता है दोस्तों, योग चिन्ह। और इस योग चिन्ह के पहले भी एक पद होता है और एक बाद में भी पद होता है, जिसको हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रथम पद। और इसको बोलते हैं हम उत्तर पद। हमेशा संधि क्या होती है दोस्तों, जो योग चिन्ह होता है, इस योग चिन्ह के लास्ट वर्ड यानी प्रथम पद का क्या होता है दोस्तों, लास्ट। एल का मतलब क्या हो गया, लास्ट। और अंतिम पद का क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट वर्ड होता है। क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट वर्ड होता है। फर्स्ट वर्ड ध्वनि होती है उत्तर पद की और प्रथम पद की क्या होती है, लास्ट ध्वनि होती है, यानी लास्ट वर्ड होता है। और इन दोनों के मध्य में क्या होता है, इस योग चिन्ह के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, योग होता है। क्या होता है, योग होता है। और योग होने के फलस्वरूप जो बदलाव आता है, उसी बदलाव को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। उसी बदलाव को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। बात समझ गए होंगे कि प्रथम पद का अंतिम वर्ड और उत्तर पद का प्रथम वर्ड के योग होने पर जो बदलाव आता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगर बदलाव नहीं हो तब उससे क्या कहते हैं दोस्तों, संयोग कहते हैं। अब दूसरी बात एक और याद रखनी है कि जो प्रथम पद का अंतिम पद होता है ये भी क्या होता है दोस्तों, स्वर होता है। और जो उत्तर पद का प्रथम वर्ड होता है ये भी क्या होता है दोस्तों, स्वर होता है। अब कह सकते हैं कि स्वर संधि में हम कह सकते हैं कि स्वर संधि में स्वर का स्वर से योग होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस योग चिन्ह से पहले और इस योग चिन्ह के बाद जो वर्ण ध्वनियाँ होती हैं वो दोनों क्या होती हैं, स्वर होती हैं। तब ऐसी कंडीशन
ऐसी स्थिति पैदा होती है, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, स्वर संधि होती है। बात यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों कि स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर संधि में जो योग चिन्ह होता है, इस योग चिन्ह से पहले वाला वर्ड भी स्वर होता है और बाद वाला वर्ड भी क्या होता है, स्वर होता है, या प्रथम पद का अंतिम वर्ड भी स्वर होता है, या उत्तर पद का प्रथम वर्ड भी क्या होता है, स्वर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि दो स्वरों के मेल से, योग से उत्पन्न विकार, यानी उत्पन्न विकार या बदलाव, ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, स्वर संधि कहलाता है। तो स्वर संधि की परिभाषा मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करें कि जो स्वर है हमारा, ये जो स्वर वर्ड है, इस स्वर वर्ड में ही संधि अगर पूछ ली जाए आपसे कि इसी स्वर शब्द में संधि क्या है, तो दोस्तों हम अगर उसकी संधि करेंगे स्वर की, तो संधि क्या होगी दोस्तों, संधि विच्छेद करेंगे। स्वर शब्द का अगर संधि विच्छेद करते तो क्या होता है दोस्तों, सूधन अर होता है। क्या होता है दोस्तों, सूधन अर। और हम कह सकते हैं दोस्तों, जब हम इसका वर्ड वियोजन करेंगे, किसका, सु का क्या करेंगे दोस्तों, वर्ड वियोजन करेंगे, तो सु का वर्ड वियोजन करेंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, सूधन साधन अ ऊ, सॉरी साधन ऊ, छोटा ऊ, ठीक है। और अगर इसका विच्छेद करें तो ओ आ हमारा क्या है, स्वर है दोस्तों, और स्वर का कभी विच्छेद नहीं होता। और रा का अगर विच्छेद करें तो इसमें कौन सी स्वर ध्वनि निकली, आ। यानी हमने कह दिया कि सु और अर का हमने विच्छेद किया, और ये हमारा क्या है, योग चिन्ह है। क्या है दोस्तों, योग चिन्ह है। यानी अर का विच्छेद वर्ड वियोजन ये हुआ, सु का वर्ड वियोजन ये हुआ, और स्वर का विच्छेद क्या हुआ दोस्तों, सूधन अर। हमने वर्ड वियोजन कर लिया पूरे वर्ड का दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या हो गया, सूधन अर, स्वर का क्या हो गया दोस्तों, विच्छेद हो गया स्वर शब्द का। और इस सु का ये तो वर्ड वियोजन सूधन साधन ऊ हो गया, और अर का वर्ड वियोजन आधन राधन आ हो गया। अब मैंने आपको बताया कि इस जो संधि होती है, जो हमारा योग चिन्ह होता है, उस योग चिन्ह के पहले वर्ड में, यानी योग चिन्ह से पहले वाला वर्ड और योग चिन्ह के बाद वाला वर्ड, यानी कुल मिला कह सकते हैं कि जो संधि होगी इस ऊ में और इस आ में होगी। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि दोस्तों ऊ और आ दोनों क्या हैं हमारे, दोनों क्या हैं, ये भी स्वर है और इधर से आ भी क्या है दोस्तों, स्वर है। बात समझ गए होंगे दोस्तों, क्या है, स्वर है। अब अगर हम इनका योग करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, योग करते हैं। अब योग करने के बाद में अगर बदलाव होगा, अगर क्या होगा दोस्तों, बदलाव होगा तो संधि होगी, अगर बदलाव नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। अब हमारा एक नियम, जब हमने दोनों वर्णों को यहाँ ले लिया, अब इनमें क्या करेंगे, हम योग करेंगे, तो हमारी संधि का एक नियम है दोस्तों, यण संधि का एक नियम है। अगर ऊ या ऊ के बाद में अगर आ जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पे वाह हो जाता है। ऊ के स्थान पे क्या हो जाता है दोस्तों, वाह हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया, ऊ के स्थान पे वाह कर दिया, और पीछे हमारा क्या है दोस्तों, आ है। अगर बा और आ का हम वर्ड संयोजन करें, वर्ड वियोजन और वर्ड संयोजन, मैंने आपको पिछली वर्ड विचार की क्लासेज में अच्छे से समझा दिया कि वर्ड संयोजन क्या होता है और वर्ड वियोजन क्या होता है। और बा और आ का हम क्या करेंगे, वर्ड संयोजन करेंगे, और वर्ड संयोजन करेंगे तो दोस्तों क्या निकल के आएगा, हमारा वाह निकल के आएगा कंप्लीटली, यानी वाह आ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये वाह है, ये बिना हलंत वाला यानी पूर्णतः स्वर सहित व्यंजन वाह हो जाएगा। अब हमने इन दोनों वर्णों के योग करके, यानी इन दोनों वर्णों को योग करके एक विकार बदलाव किया, और बदलाव हमारा क्या हुआ, वाह बन गया। यानी ऊ और आ के स्थान पे क्या बन गया, वाह बन गया। यानी क्या हो गया दोस्तों, इन दोनों के योग करने पर, इन दोनों का योग करने पर क्या हो गया दोस्तों, बदलाव हो गया। और बदलाव क्या हो गया दोस्तों, वाह बन गया। यानी वाह और आ की जगह पे क्या बन गया, केवल वाह बन गया। यानी ऊ और आ के जगह पर क्या बन गया दोस्तों, ऊ और आ की जगह पे क्या बन गया, वाह बन गया, बदलाव हो गया। यही हमारा क्या है, अगर बदलाव हो गया तो अब हमारी क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पे संधि हो गई। क्या हो गई, संधि हो गई। अब हमें क्या देखना है कि दोस्तों इस योग चिन्ह से जो पहले वाला वर्ड होता है और इस योग चिन्ह के बाद वाला वर्ड होता है, इन वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने यहाँ से सा यूँ की तो ही उतार लिया दोस्तों, प्लस ऊ और आ की जगह पे क्या बन गया दोस्तों, वाह बन गया, और रा और आ हमारे यूँ की तो ही हमने उतार लिए दोस्तों। अब हम इन वर्णों का अगर क्या करें दोस्तों, संयोजन करें तो देखो दोस्तों, सा आधा है, इसके बाद में अगर कोई स्वर नहीं है तो इस वजह से इसको हम क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे। पीछे हमारा वाह कंप्लीट है और रा में आ जुड़ जाएगा तो ये पूरा रा हो जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, स्वर बन जाएगा। तो बात समझ में आपको आ गई होगी कि स्वर संधि में, इस स्वर शब्द में संधि कौन सी हुई दोस्तों, यण संधि हुई। कौन सी संधि हुई,
यण संधि हुई। और यण संधि दोस्तों इसी स्वर संधि का एक भेद है, मैं आगे चल के भेद बताऊंगा, प्रकार बताऊंगा। एक प्रकार है स्वर संधि का यण संधि, उन प्रकारों में हम यण संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कुल मिला के आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि स्वर संधि कहते किसे हैं कि जब दो स्वरों के मेल होने पर विकार उत्पन्न हो जाए उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर शब्द में संधि कौन सी है, यण संधि है। और स्वर शब्द का विच्छेद कौन सा है, तो सूधन अर है। बात क्लियर दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों इस चीज़ का, फिर मैं नेक्स्ट अगला पॉइंट समझाता हूँ दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं हम। यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। हमारा अगला बिंदु क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट अगले बिंदु हमारा ये है दोस्तों कि जब स्वर संधि में मैंने आपको बताया कि स्वर संधि में क्या हो रहा है दोस्तों, स्वर का स्वर से योग हो रहा है। हम कह सकते हैं कि स्वर संधि में क्या हो रहा है दोस्तों, स्वर का स्वर से योग हो रहा है। तो हमारे हिंदी में दोस्तों कितने स्वर होते हैं, हमारे हिंदी में कितने स्वर होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। और जब स्वर का स्वर से योग होगा तो 11 स्वरों का 11 स्वरों से ही योग होगा। तो कुल मिला के जब इन 11 स्वरों का 11 स्वरों से योग कराएंगे दोस्तों, तो योग कराने पर क्या कराने पर दोस्तों, योग कराने पर कुल 21 प्रकार से क्या होंगे, स्वर संधि में कुल 21 प्रकार के क्या बनेंगे दोस्तों, योग जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे, योग जोड़े कितने बनेंगे, 121 प्रकार के बनेंगे। जब हम स्वर संधि करते हैं तो स्वर संधि में कुल 121 प्रकार के जोड़े बनते हैं। कितने बनते हैं दोस्तों, 121 प्रकार के स्वर जोड़े बनते हैं। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब बात करें कि हमें स्वर, अगर आपकी समझ में ये नहीं आ रहा हो कि स्वर क्या होता है, तो दोस्तों मैंने हिंदी वर्ड विचार का टॉपिक कराया है। उस वर्ड विचार के टॉपिक में स्वर के बारे में खूब विस्तार से समझाया है। एक बार मैं और बता देता हूँ कि स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जो स्वयं उच्चारित होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, स्वयं उच्चारित होती हैं। ठीक है दोस्तों। अगर दूसरी विशेषता की बात करें कि स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जो स्वतंत्र उच्चारित होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों, स्वतंत्र उच्चारित होती हैं। अगर तीसरी बात, अगर विशेषता और बताऊं मैं दोस्तों, तो स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जो बिना रुकावट के उच्चारित होती हैं, यानी निर्बाध उच्चारित होती हैं, निर्बाध उच्चारित होती हैं। अगर और भी विशेषता इसकी देखें, स्वर क्या होते हैं दोस्तों, कि स्वर वो ध्वनियाँ होती हैं, वे मूल ध्वनियाँ होती हैं जो दीर्घ समय तक उच्चारित होती हैं, जो दीर्घ समय तक उच्चारित होती हैं, उच्चारित होती हैं। और अगर और भी विशेषता देखें दोस्तों, तो इसकी और भी विशेषता है कि स्वर वो ध्वनियाँ हैं जो बिना रुकावट के उच्चारित होती हैं, जो बिना रुकावट के उच्चारित होती हैं। तो कुल मिला के बाद दोस्तों ये क्या है, संधि स्वर की विशेषताएं। अगर स्वर के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है कि स्वर उन मूल ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होते हैं। या फिर आप दूसरी विशेषता ये बता सकते हैं कि स्वर वो मूल ध्वनियाँ होती हैं जो स्वतंत्र उच्चारित होती हैं। या तीसरी विशेषता भी बता सकते हैं कि स्वर वो मूल ध्वनियाँ होती हैं जो निर्बाध उच्चारित होती हैं। या चौथी विशेषता ये भी बता सकते हैं कि स्वर वो मूल ध्वनियाँ होती हैं जो दीर्घ समय तक उच्चारित होती हैं। या फिर पाँचवीं और विशेषता है कि स्वर वो मूल ध्वनियाँ होती हैं जो बिना रुकावट के उच्चारित होती हैं। कुल मिला के 5 विशेषताएं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्वर की। ये 5 विशेषताओं को हम कह सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों, स्वर की विशेषताएं। क्या हैं दोस्तों, ये स्वर की विशेषताएं हैं। अब आपको यहाँ से क्या याद रखना है दोस्तों, मैंने कितने सारे पॉइंट्स बताए आपको अब तक। परिभाषा बता दी कि दो स्वरों का मेल क्या कहलाता है दोस्तों, स्वर संधि कहलाता है। स्वर का विच्छेद सूधन अर, स्वर का विच्छेद सूधन अर। स्वर शब्द में संधि यण संधि। स्वर शब्द की विशेषताएं ये रहा दोस्तों। स्वर की विशेषताएं क्या होती हैं, ये 5 विशेषताएं। और स्वर संधि में कुल कितने योग जोड़े बनते हैं, 121 योग जोड़े बनते हैं, क्योंकि 11 स्वरों का 11 स्वरों से योग होता है। बात क्लियर होगी दोस्तों यहाँ तक। अब नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं दोस्तों अपने पर। अगला नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट अगला बिंदु है दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलने से पहले दोस्तों मैं स्वर संधि के कुछ विशेष तथ्य आपको बतला देता हूँ।
देखिए दोस्तों, विशेष तथ्य हम बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कुछ विशेष तथ्यों के बारे में मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों। विशेष तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे किसके, स्वर संधि के। कि स्वर संधि के विशेष तथ्यों में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं। और इन 11 स्वरों में दोस्तों अगर हम बात करें मूल स्वरों की, किसकी बात करें दोस्तों, मूल स्वरों की बात करें तो हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 4, आ, ई, उ और री। और जो हमारे स्वर होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 11। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है दोस्तों। बात समझ में आपको आ गई होगी। ये हमारे क्या है दोस्तों, 11 स्वर हैं। और इन 11 स्वरों में इन चारों को क्या बोला जाता है दोस्तों, मूल स्वर बोला जाता है। और ये चारों मूल स्वर ही अन्य स्वरों की आधारशिला माने जाते हैं। अन्य स्वरों की क्या माने जाते हैं दोस्तों, आधारशिला माने जाते हैं। एक बात समझना दोस्तों, हमारे जो मूल रूप से स्वर क्या हैं, ये 4 ही हैं। इन चारों स्वरों से, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदी के इन चारों स्वरों से ही बाकी के जितने भी स्वर हैं उन सभी स्वरों का क्या हुआ दोस्तों, निर्माण हुआ। यानी कह सकते हैं कि एक ये स्वर, एक ये स्वर और एक ये स्वर और एक ये स्वर, इन चारों स्वरों से दोस्तों, इन चारों स्वरों से ही बाकी के जितने भी शेष स्वर हैं इन सभी स्वरों का क्या हुआ था दोस्तों, निर्माण हुआ था। यानी कह सकते हैं कि 4 मूल स्वर हैं। ये चारों मूल स्वर क्या हैं दोस्तों, अन्य बाकी के स्वरों की क्या है दोस्तों, आधारशिला माने जाते। ठीक है दोस्तों, क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक। अब नेक्स्ट अगली और विशेषता की बात करें, विशेष तथ्यों में दोस्तों, कि जो आ होता है दोस्तों, आ होता है, इस आ को दोस्तों केंद्रीय स्वर माना जाता है। क्या माना जाता है, केंद्रीय स्वर माना जाता है। केंद्रीय स्वर माना जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए दोस्तों कि हमारा केंद्रीय स्वर कौन सा है, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी देवनागरी वर्णमाला में केंद्रीय स्वर किसे माना जाता है, तो दोस्तों केंद्रीय स्वर माना जाता है आ को। किसको माना जाता है, आ को माना जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की मैं बात करता हूं दोस्तों, कि आ तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, केंद्रीय स्वर हो गया। और नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, दोस्तों ये तीनों को दोस्तों हम क्या मानते हैं, दीर्घ स्वर मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर मानते हैं। और नेक्स्ट अगले की बात करते हैं दोस्तों, हमारे ए और ओ, ए और ओ, इन दोनों को दोस्तों हम क्या मानते हैं, गुण स्वर मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, गुण स्वर मानते हैं। जब संधि पढ़ेंगे ये काम आएंगे दोस्तों। और जो बड़ी ए है दोस्तों, हमारी बड़ी ए है और औ है दोस्तों, इन दोनों को हम क्या मानते हैं, वृद्धि स्वर मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, वृद्धि स्वर मानते हैं। बात यहाँ तक समझ में आपको आ गई होगी कि स्वर संधि करने से पहले मैं आपको ये सारे तथ्य इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों। जब ये आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे तो स्वर संधि करते समय आपको बिल्कुल भी कतई कह सकते हैं कि थोड़ी सी भी आपको क्या तकलीफ यानी कठिनाई महसूस नहीं होगी। यानी थोड़ी सी भी आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी। दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक अवश्य करते रहें दोस्तों, शेयर अवश्य करते रहें। तो अगले पॉइंट्स पे मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी कि हमारा आ क्या है दोस्तों, केंद्रीय स्वर है। और आ ई ऊ क्या है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ए और ओ क्या कहलाते हैं, गुण स्वर कहलाते हैं। और ऐ और औ क्या कहलाते हैं, वृद्धि स्वर कहलाते हैं। और बाकी के इन 4 स्वरों को हम क्या मानते हैं, मूल स्वर मानते हैं। और ये चारों स्वर ही बाकी के जितने भी अन्य स्वर हैं उन सभी स्वरों की क्या है दोस्तों, आधारशिला हैं। बाकी के अन्य स्वरों की क्या है दोस्तों, आधारशिला हैं। और स्वर हमारे कितने होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं। और स्वर संधि में इन 11 स्वरों से कितने योग जोड़े बनते हैं, 121 योग जोड़े बनते हैं। बात समझ गए होंगे दोस्तों। अब इन सभी स्वरों में एक और बात बताता हूं दोस्तों, कि जो हमारा री होता है सब दोस्तों, जो हमारा रई है, हमारा री दे रखा है हमें, वो री है दोस्तों। री एक ऐसा स्वर है दोस्तों, इसका प्रयोग हम केवल तत्सम शब्दों में ही कर सकते हैं, तद्भव शब्दों में नहीं कर सकते। मैं लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पर कि री एकमात्र ऐसा स्वर है
जिसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों के निर्माण में होता है, जिसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों के निर्माण में होता है। देखिए दोस्तों, विशेष तथ्य, बहुत सारी नई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पे, और मैं ऐसे ही आपको संपूर्ण तथ्यों से अवगत कराता चलूँगा। मेरा दोस्तों मेरा उद्देश्य बस यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे उपलब्ध कराऊँ, सामग्री उपलब्ध कराऊँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर सिखाऊँ। बस आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिए दोस्तों, बस आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं आपको यहाँ पे संपूर्ण तथ्यों के साथ पढ़ाऊंगा, कोई चार्ज नहीं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आपको आ गए होंगे कि हम कह सकते हैं कि रई हमारा एकमात्र ऐसा स्वर है जिसका प्रयोग हम केवल किस में करते हैं दोस्तों? तत्सम शब्दों में करते हैं। संस्कृत के तत्सम शब्द क्या होते हैं दोस्तों? संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्द, संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और इन्हीं तत्सम शब्दों के निर्माण में केवल री का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों के निर्माण में नहीं होता। कि री एकमात्र ऐसा स्वर है जिसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों के निर्माण में होता है, तद्भव के नहीं। हम यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तद्भव के नहीं, तद्भव के नहीं। बात क्लियर होगी दोस्तों? यहाँ तक हम लिख सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं, इसमें विराम चिन्हों का भी बहुत महत्व होता है दोस्तों हिंदी में। बात क्लियर हो गई दोस्तों? यहाँ तक समझ में आपको सारे पॉइंट्स आ गए होंगे, स्वर के विशेष तथ्य। अब एक और तथ्य रह गया दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगला पॉइंट कराता हूँ दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों? नेक्स्ट अगला पॉइंट्स देखिए हमारा। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट्स हम बात करने वाले हैं। अगला जो पॉइंट्स है हमारा वो ये है दोस्तों कि संधि प्रक्रिया में, कह सकते हैं दोस्तों संधि प्रक्रिया में किन्हीं दो स्वरों के स्थान पर, नेक्स्ट अगला बिंदु है हमारा कि संधि प्रक्रिया में किन्हीं दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर होना। संधि प्रक्रिया में किन्हीं दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर का होना एकादेश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एकादेश कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों एकादेश। मैं समझाऊंगा अभी आपको कि एकादेश क्या होता है, और इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट्स लिख लें दोस्तों। एक और पॉइंट्स लिख लें कि संधि प्रक्रिया में किन्हीं दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर का होना क्या कहलाता है दोस्तों? एकादेश कहलाता है। दीर्घ, गुण व वृद्धि संधि में एकादेश प्रक्रिया से, कह सकते हैं हम, दीर्घ, गुण व वृद्धि संधि में एकादेश प्रक्रिया से शब्दों का निर्माण होता है। दोस्तों दोनों लाइन्स आप अपने नोट्स बनाते रहें दोस्तों, एक रजिस्टर बना लें अच्छा सा हिंदी व्याकरण का, और प्रत्येक टॉपिक्स को यानी प्रत्येक क्लास को आप अटेंड करें।
डेली करें और डेली आप लेते रहें। बाद में इकट्ठी हो जाएंगी दोस्तों आपको ये सारी क्लासेस, तो बाद में आप नहीं कर पाएंगे। आप अभी से एक नोटबुक बना लें अपनी, और प्रत्येक पॉइंट्स को मैं आपको यहाँ नोट्स के रूप में यानी एक एक तथ्यों को लेते हुए समझाता हुआ चल रहा हूँ। हमने 2 पॉइंट्स लिखे। 2 पॉइंट्स लिखते समय हमने एक बात समझाई आपको कि संधि प्रक्रिया में, यानी हम जब संधि कर रहे हो, संधि की प्रक्रिया चल रही हो, तब उस समय हम क्या कर रहे हो, 2 स्वरों का योग कर रहे हो। इन 2 स्वरों का योग कर रहे हो, उन दोनों स्वरों के स्थान पर, यानी उन दोनों स्वरों के स्थान पर केवल एक स्वर बने। क्या बने? केवल एक स्वर बने, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एकादेश प्रक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? एकादेश प्रक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एकादेश प्रक्रिया कहलाएगी। और इस प्रक्रिया से केवल 3 संधियों में, इस प्रक्रिया से केवल हमारी जो स्वर संधि है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, मैं अभी बताऊंगा। उन 5 प्रकारों में केवल 3 प्रकार ऐसे हैं जो एकादेश प्रक्रिया के से शब्दों का निर्माण करते हैं। एक तो हमारा दीर्घ, और एक गुण, और एक वृद्धि, यानी ये 3 संधियाँ ऐसी हैं जो एकादेश प्रक्रिया से शब्दों का निर्माण करती हैं। बाकी की 2 स्वर संधियाँ ऐसी होती हैं, 2 स्वर के प्रकार ऐसे होते हैं जो एकादेश की प्रक्रिया से शब्दों का निर्माण नहीं करते। अब मैं उस एकादेश प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, एक एक पॉइंट समझाता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ दोस्तों। परम धन अर्थ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों? परम धन अर्थ। अब देखो दोस्तों, मैंने कहा कि इस योग चिन्ह से पहले वाला वर्ड, इस योग चिन्ह से पहले वाला वर्ड और इस योग चिन्ह के बाद वाला वर्ड लेना है हमें, और कुछ नहीं लेना। देखिए माँ है, माँ में क्या है दोस्तों? स्वर सहित माँ है, हलंत नहीं लगा हुआ है। माँ में स्वर है, और स्वर कौन सा है दोस्तों? इस माँ में आ है। तो इस माँ में हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे हलंत लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे, और इस आ को बाहर निकाल लेंगे। निकाल लिया दोस्तों। फिर पीछे हमारा आ है, यानी कह सकते हैं, और आ का आ से योग करने पर किसका एकादेश हुआ? आ का। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों स्वरों के योग से, यानी एक स्वर ये रहा, एक स्वर ये रहा, इन दोनों की योग से एक शब्द, एक स्वर बना, केवल एक स्वर बना, यानी आ और आ के योग से एक स्वर बना, और यही क्या कहलाता है? आ का एकादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? बड़े आ का एकादेश। 2 ध्वनियाँ नहीं बनी, केवल आ और आ 2 ध्वनियों से एक वर्ड ध्वनि बन गई, बड़ा आ। ये क्या हो गया? एकादेश हो गया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एकादेश। यानी 2 स्वरों के योग से केवल एक स्वर का बनना, 2 स्वरों के योग से केवल एक स्वर का बनना ही क्या कहलाता है? एकादेश कहलाता है। अब ये एकादेश की प्रक्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से पॉइंट्स ये इरेज कर देता हूँ। अब हमारा क्या होगा दोस्तों? परमार्थ में मैंने बताया कि बड़ा आ बन गया इन दोनों की जगह पे, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों? पर लिख दिया। और माँ में क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? बड़ा आ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। और पीछे क्या था? ये था। ये किसका उदाहरण हो गया दोस्तों? दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ दोस्तों। किसकी बात करता हूँ? दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जैसे दोस्तों मैं ले लेता हूँ रमाधन ईश। कौन सा ले लेता हूँ? रमाधन ईश। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों? माँ में मैं हलंत लगा दूंगा। माँ में जब मैंने हलंत लगा दूंगा दोस्तों, माँ में जब मैं हलंत लगा दूंगा, रमा में से मैं जो स्वर निकालूंगा वो क्या निकलेगा? बड़ा आ, और पीछे क्या है हमारा? ई। 2 स्वर हो गए, और इन दोनों के योग करने पर क्या निकल के आएगा दोस्तों? छोटी ए निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? इन दोनों को जब योग कर देंगे तो क्या बनेंगे? इन दोनों के स्थान पे ए का एकादेश होगा। ए का क्या होगा दोस्तों? एकादेश होगा। यानी बात समझना दोस्तों कि 2 स्वरों का योग करने पर हमें केवल एक ही स्वर प्राप्त हो रहा है। वो कौन सा हो रहा है? ए प्राप्त हो रहा है। यानी इसी को हम एकादेश की प्रक्रिया कहते हैं। यानी 2 स्वरों के स्थान पर क्या हो रहा है? एक स्वर का प्राप्त हो रहे हैं, हमें एक ही स्वर प्राप्त हो रहा है, वो क्या कहलाता है? एकादेश कहलाता है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये रमेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये रमेश। जब मैं संधि कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कैसे ये रमेश हो रहा है। यानी आ और ई जुड़ के ए बन गया दोस्तों। अब यहाँ पे बड़े आ और ई की जगह पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ये रम था, तो ये रम था, रम से क्या हो जाएगा? रमे, और ये पीछे क्या है दोस्तों? सा। बात समझ में आपको आ गई होगी। इसी प्रक्रिया को, इसी योग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। और तीसरी हम ले लेते हैं दोस्तों, तीसरी प्रक्रिया का जो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं वो ले लेते हैं हम सदाधन ऐब। सदाधन ऐब, सदाधन ऐब दोस्तों। इसमें से दा में से मैंने क्या निकाला दोस्तों? बड़ा आ बाहर निकाला, और इसमें से क्या ले लिया? ए। अब इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों के योग करने पे हमें क्या निकल के सामने आएगा दोस्तों? बड़ी ए निकल के सामने आएगा। और जब बड़ी ए निकल के सामने आएगा तो कह सकते हैं इन दोनों ध्वनियों के योग होने पर केवल एक ही स्वर का निर्माण हुआ। यही क्या कहलाता है दोस्तों? एकादेश कहलाता है। यही क्या कहलाता है?
एकादेश कहलाता है। बात समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदांक सद है यहाँ पे, और यहाँ पे पीछे क्या बचा है, वाह। यहाँ पे क्या बचा है, सद, और यहाँ बचा है बा, और में निर्मित क्या हुआ, बड़ी ए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सदैव। क्या हो जाएगा, सदैव। और ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो कुल मिला के कह सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हमारे हिंदी की केवल 3 संधियाँ ऐसी हैं, हिंदी की केवल ये 3 संधियाँ ऐसी हैं जिनमें क्या होता है दोस्तों, एकादेश होता है। क्या होता है, एकादेश होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा सर कि यण संधि में और अयादि संधि में फिर कैसे आदेश होता है। उनमें एकादेश नहीं होता है, उनमें एक आदेश से 2 आदेश होते हैं, 2 आदेश होते हैं दोस्तों। यानी कह सकते हैं एकादेश नहीं होता है, अधिकादेश होता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 एग्जाम्पल्स में आपको एक यण संधि का भी समझा देता हूँ और अयादि संधि का भी समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो देखो समझो दोस्तों, क्या होता है कि यण संधि का हम एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर ले लिया प्रतिधन 1, क्या ले लिया दोस्तों, यहाँ पे प्रतिधन 1। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या निकाला, ई निकल गया इसमें से, पीछे क्या आ गया दोस्तों, ए आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ए आ गया। जब ई का ए से मेल होता है दोस्तों, ई का ए से मेल होता है, यानी कह सकते हैं कि ई का, हम कह सकते हैं दोस्तों, ई या ई के बाद में क्या आए दोस्तों, कोई भिन्न स्वर आए। क्या आए दोस्तों, कोई भिन्न स्वर आए, योग में कह सकते हैं ई या ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, तो इन ई या ए के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, या हो जाता है। क्या हो जाता है, या। तो दोस्तों ई के बाद में क्या है, ए है, यानी कोई भिन्न स्वर है, तो इस ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और उसके बाद में हमारा ए ज्यों की त्यों ही आएगा, ए जुड़ेगा नहीं। इस ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए या हो जाएगा, और ये ज्यों की त्यों आएगा। और अब इनको हम जोड़ेंगे, या को और ए को जब जोड़ेंगे तब हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, ए बनेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 2 आदेश हुए, यानी 2 शब्द हैं, एक तो व्यंजन भी है और एक स्वर भी है, दोनों एक साथ आ रहे हैं। योग करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, इन दोनों का योग करने पर भी हमें 2 ही ध्वनियाँ प्राप्त हुई, या और एक ही ध्वनियाँ प्राप्त हुई दोस्तों। तो यहाँ पे एक आदेश नहीं है। यहाँ पे अब क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रतीक धन प्रत्येक बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रत्येक बन जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। और ये हमारा किसका उदाहरण है दोस्तों, यण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, ये यण संधि का उदाहरण है। मैं अयादि संधि का एक एग्जाम्पल और समझा देता हूं दोस्तों। ये पौधन अन्न, हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे औ आ गया, यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, निकल के आ गया। जब औ के बाद में कह सकते हैं, औ के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा हो तो औ के स्थान पे क्या हो जाता है दोस्तों, आब हो जाता है, और पीछे हमारा क्या है दोस्तों, आ है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो आ तो है ही है हमारा, बा में आ जुड़ जाएगा तो ये पूरा वाह बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एकादेश हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ एकादेश, आब बन गया। तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पावन हो जाएगा। तो ये किसका उदाहरण हो गया दोस्तों, अयादि संधि का उदाहरण हो गया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, यण संधि में और अयादि संधि में एकादेश नहीं होता है, केवल एकादेश होगा किस में होगा, दीर्घ में, गुण में और वृद्धि संधि में। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट्स है नेक्स्ट अगला हेडिंग्स डालेंगे दोस्तों, स्वर संधि के प्रकार। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट्स कराएंगे दोस्तों, वो हम कराएंगे स्वर संधि के प्रकार कराएंगे दोस्तों। और स्वर संधि के प्रकारों को भी आपको अच्छे से लेना है, समझना है दोस्तों। नेक्स्ट अगला पॉइंट्स है दोस्तों हमारा स्वर संधि के प्रकार। देखिए दोस्तों, स्वर संधि के प्रकारों की अगर बात करें दोस्तों, तो हमारे स्वर संधि के प्रकार कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। कितने हैं, 5। ठीक है दोस्तों। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला प्रकार है दोस्तों दीर्घ संधि। दीर्घ
संधि। दूसरा प्रकार है दोस्तों हमारा गुण संधि। तीसरा प्रकार है दोस्तों हमारा वृद्धि संधि। और चौथा प्रकार है दोस्तों हमारा यण संधि। और पांचवा प्रकार है दोस्तों हमारा अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 5 प्रकार हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको एक नोट करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ दोस्तों? नोट करा देता हूँ कि आपने कुछ शब्द संधियाँ सुनी होंगी। पूर्व पद, क्या सुनेंगे दोस्तों? आपने कुछ संधियों के बारे में सुना होगा, और वो संधियाँ पररूप और पूर्व रूप, पररूप और पूर्व रूप, पररूप बा पूर्व रूप संधियाँ केवल संस्कृत में ही प्रयुक्त होती हैं। हिंदी में इन्हें अपवाद माना जाता है। हिंदी में इन्हें अपवाद माना जाता है। तो याद रखना दोस्तों कि पर रूप और पूर्व रूप जो संधियाँ होती हैं, इनके बारे में बहुत से स्टूडेंट में ये जिज्ञासा रहती है कि सर हिंदी के जो भेद होते हैं 5 नहीं होते, कोई 6 बता देता है, कोई 7 बता देता है। याद रखना दोस्तों, हिंदी में केवल 5 स्वर संधियाँ हैं। कितनी स्वर संधियाँ हैं? 5। और जो पर रूप और पूर्व रूप संधियाँ ये केवल संस्कृत में ही प्रयुक्त होती हैं। हिंदी में इनको अपवाद स्वरूप माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? अपवाद के रूप में माना जाता है। हिंदी में इनका प्रयोग होता है तो किसके रूप में होता है? अपवाद के रूप में होता है, ना कि पर रूप और पूर्व रूप के रूप में होता है, स्वरूप में होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो केवल ओनली फॉर हिंदी में 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। अब दोस्तों इन स्वर संधियों को याद करने का एक और तरीका मैं बताता हूं कि आपको देखो दोस्तों, हमारी हिंदी में स्वर संधियाँ 5 होती हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे कि स्वर संधि में क्या होता है, यानी दीर्घ संधि में क्या होता है, गुण में क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है, यण में क्या होता है, और अयादि में क्या होता है। हमारे स्वर कितने हैं दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, हमारे स्वर कितने हैं? 11। हमारे स्वर कितने हैं दोस्तों? 11। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं? आ ई उ ठीक है दोस्तों, री ए ऐ ओ और औ। यहाँ तक क्लियर हो गए दोस्तों? ये हमारे 11 स्वर हो गए। अब दोस्तों इनके पेयर बना लीजिए। क्या बना लीजिए दोस्तों? पेयर बना लीजिए। यानी इस आ और आ को तो क्या बना लीजिए दोस्तों? आप ए बना दीजिए। क्या बना दीजिए? ए। और ई को और यहाँ तक री को क्या बना लीजिए दोस्तों? आप बी में रख दीजिए। 3 ग्रुप बना दीजिए इनके। मैंने 3 ग्रुप बना दिए। क्या बना दिए दोस्तों? 3 ग्रुप बना दिए। अब क्या होता है दोस्तों कि अगर हम बात करें, याद कैसे करेंगे दोस्तों? हमने ए ग्रुप में क्या है हमारा? आ और आ। बी ग्रुप में क्या है? ई उ और री। सी ग्रुप में क्या है? ए ऐ ओ औ। 4 आ गए। अब एक और पॉइंट्स याद रखना दोस्तों कि सवर्ण स्वर क्या होते हैं दोस्तों? कि सवर्ण स्वर किसे कहते हैं? मैंने आपको जब वर्ड विचार कराया था तो सजातीय स्वर और सवर्ण स्वर के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। सजातीय जब मैंने क्या कराए थे दोस्तों? जब मैंने वर्ड विचार कराए थे तब सजातीय यानी जाति के आधार पे मैंने क्या कराया? वर्णों का भेद कराया था दोस्तों, स्वरों का भेद कराया था। तब मैंने सजातीय स्वर या सवर्ण स्वरों के बारे में बताया था। और सवर्ण स्वर क्या होते हैं दोस्तों? एक ही जाति के स्वर। और हमारे हिंदी में एक ही जाति के स्वर कितने जोड़े हैं दोस्तों? 3 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं सवर्ण स्वर में? एक आ, एक ई और एक होता है हमारा उ और ऊ। इन तीनों जोड़ों को हम क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर बोलते हैं, सवर्ण स्वर बोलते हैं। एक बात ये याद रखना, कॉमन सेंस। अब मैं याद करने का तरीका बताता हूँ दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि दीर्घ संधि में क्या होता है, तो आपको कर देना है कि सवर्ण, कैसे याद रखेंगे? सवर्ण स्वरों का योग होता है, सवर्ण स्वरों का योग। इतना कह सकते हो आप, बस इतना याद रखना कि सवर्ण स्वरों का क्या होता है? दीर्घ संधि में योग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आ का योग
आ से या बड़े आ से होगा, यानी आ का योग यानी छोटे आ का या बड़े आ का योग किससे होगा, छोटे आ या बड़े आ से ही होगा। ई या बड़ी ई का योग किससे होगा, छोटी ई या बड़ी ई से ही होगा। ऊ या ऊ का योग किससे होगा, छोटे ऊ या बड़े ऊ से होगा। ऐसा हमारे किस में बनता है दोस्तों, ये दीर्घ संधि में बनता है। किस में बनता है, दीर्घ संधि में। तो याद रखना दोस्तों कि दीर्घ संधि में क्या होगा, सवर्ण स्वरों का योग, इतना याद रखना। अब हमारी दोस्तों दूसरी बात आती है गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा दोस्तों, गुण संधि में जो हमारा ए जोड़ा है, हमारा ए ग्रुप है, इस ए ग्रुप का योग किससे होगा, बी से होगा। किससे होगा, ए ग्रुप का योग बी से होगा। और तीसरी हमारी कौन सी आती है, वृद्धि संधि दोस्तों, वृद्धि संधि। और इस वृद्धि संधि में क्या होगा, इस ए ग्रुप का योग सी ग्रुप से होगा। याद रखना दोस्तों, मैं बहुत ही आपको ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ याद रखने की। अब यण संधि आ जाती है दोस्तों। अब यण संधि में क्या होगा दोस्तों, आपको एक बात समझना कि ए और ए दोनों पहली बार इस फर्स्ट स्टेप में प्रथम पद में आ गए। भाई इनको भी तो प्रथम पद में आना है, ये तो उत्तर पद में ही आ रहा है, यानी बी इसमें आ गया गुण संधि में। अब हम क्या करेंगे, बी को पहले रख देंगे यहाँ पे और इसके बाद में कर देंगे भिन्न स्वर। भिन्न स्वर यानी कोई भी स्वर आ सकता है 11 स्वरों में से, यानी भिन्न स्वर का मतलब टोटल 11 स्वरों में से कोई सा भी स्वर आ सकता है यण संधि में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम अयादि संधि की। किसकी बात करते हैं, अयादि संधि की। तो अयादि संधि में क्या होगा, सी प्लस भिन्न स्वर, सी प्लस भिन्न स्वर, यानी टोटल 11 स्वरों में से कोई सा भी स्वर आ सकता है। तो याद रखना दोस्तों, मैंने 5 संधियाँ मैंने हम यहीं पे ही समझा दी आपको, 5 संधियाँ यहीं पे करा दी। अब दीर्घ संधि में क्या होता है दोस्तों, सवर्ण स्वरों का योग। जहाँ पे सवर्ण या सजातीय स्वरों का योग होता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। गुण संधि में क्या होता है, आ या आ का योग किससे होता है, ई या ई से, या ऊ आ ऊ से, या री से, यानी इनमें से किसी से होगा। यानी कह सकते हैं कि इस ए ग्रुप का योग किससे होगा, बी ग्रुप से होगा। हम कुल मिला के बात समझ में आपको आ गई होगी, इस ए ग्रुप का योग किससे होगा, बी ग्रुप से। वृद्धि संधि में क्या होगा, इस ए ग्रुप का यानी आ या आ का योग किससे हो सकता है, ए ऐ और ऊ औ इन चारों से होता है। ठीक है। यण संधि में क्या होता है कि ई ऊ ऊ यानी इन चारों वर्णों का योग, री, इन चारों वर्णों का योग किसी से भी हो सकता है, बाकी के 11 स्वर यानी खुद को छोड़कर, यानी 11 स्वर नहीं दोस्तों, यानी खुद को छोड़कर। किसको छोड़कर दोस्तों, खुद को, स्वयं को छोड़कर, यानी स्वयं को छोड़कर शेष सभी स्वरों से होता है, भिन्न स्वर से। भिन्न स्वर का मतलब होता है कि खुद ना हो, दूसरा स्वर हो कोई। ठीक है, दूसरा स्वर हो, 11 स्वर नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक बाय मिस्टेक। भिन्न स्वर का मतलब यही होता है कि खुद को छोड़कर शेष सभी स्वरों से। ठीक है, क्लियर। और अयादि संधि में भी क्या होता है कि सी का यानी ए ऐ और ओ औ का योग खुद को छोड़कर शेष सभी स्वरों से होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों यहाँ तक। तो इस प्रकार इनको याद रख सकते हैं। अब हम कराएंगे दोस्तों आपको दीर्घ संधि। किसके बारे में बात करेंगे हम, दीर्घ संधि के बारे में बात करेंगे। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा संधि के प्रकार में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है हमारी दीर्घ संधि। कौन सी है दोस्तों, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी कल की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, दीर्घ संधि के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही कराएंगे दोस्तों। आपने यहाँ तक पढ़ा होगा दोस्तों, सारे पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट्स मैंने आपको यहाँ पे कराए। एक भी पॉइंट्स ऐसा नहीं था जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। दोस्तों जाने से पहले मेरा आपसे यही कहना है कि दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल की क्लास में। कल पढ़ेंगे, आपको बताएंगे आपको दीर्घ संधि के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए अलविदा।